डाउरी एक्ट में आपका धारा 8 भी बता दिया गया था। सेक्शन 8A भी हम बताए थे, कुछ मामलों में सबूत का भार। तो आपका जो सेक्शन 4 है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर दहेज लेने या देने का इल्ज़ाम लगा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा, यानी कि उसी को साबित करना पड़ेगा कि न तो हमने दहेज लिया है न हमने दिया है। यानी कि रेस एप्सा क्विटर का सिद्धांत किस में है? आपका 8A में है। और एविडेंस की धारा कौन कोरिलेट की गई थी? 106। इसको आप आपका 105 एविडेंस से भी जोड़ सकते हैं कि, लेकिन उसमें सही नहीं रहेगा, 106 सही है, 105 थोड़ा अलग चला जाता है। इसके बाद 8B आइए, दहेज प्रतिषेध अधिकारी पढ़ाना है, यानी कि डावरी प्रोविशन ऑफिसर। इसके बारे में समझिए। राज्य सरकार इस अधिनियम को और अच्छे ढंग से लागू करने, लोगों को प्रेरित करने के लिए कि लोग न तो दहेज लें न ही दहेज दें, एक अधिकारी नियुक्त करेगी जिसका कर्तव्य ये होगा कि लोगों को एक तो जागरूक करे और दहेज लेने और देने से क्या करे, आपका रोके। तो ये जो अधिकारी होगा यह किसके द्वारा नियुक्त होगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके का कार्य क्या होंगे, इसकी शक्तियाँ क्या होंगी, अब यही आपको जानना है। दहेज प्रतिषेध जो अधिकारी हैं उसका प्रावधान 8A में है। अब देखिए 8A नहीं 8B में अब क्या कहा गया है। हो सकता है पूछ ले ज़्यादा कि ये प्रावधान कब जोड़ा गया? ये 1986 में जोड़ा गया। और आपका ये याद रखिए, देखिए पहला खंड, राज्य सरकार उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे, और वे क्षेत्र निर्दिष्ट कर सकेगी जिनकी बाबत वे अपनी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के तहत करेंगे। तो आपका क्षेत्र का निश्चयन भी राज्य सरकार और इनकी नियुक्ति भी कौन करेगी? पूछ सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे? राज्य सरकार। इनकी एरिया कौन निर्धारित करती है? राज्य सरकार। दूसरा खंड देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की शक्ति और कार्य दिया गया है। तो क्या क्या शक्ति है? यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का समाज में पालन किया जा रहा है कि नहीं। तो समाज में लोग दहेज ले तो नहीं रहे, दे रहे हैं, देखना किसका कार्य है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी का। दहेज देने या दहेज लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को जहाँ तक संभव हो ये रोके कि न रोके? रोके, इसमें समझाना नहीं है ज़्यादा। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसे साक्ष्य एकत्र करना, यानी कि क्या दहेज प्रतिषेध अधिकारी इस अधिनियम के तहत जो दहेज ले दे रहे हैं क्या उन मामलों में एविडेंस को कलेक्ट करने का अधिकार रखता है कि नहीं रखता है। यानी कि एक तरफ से एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, यानी कि अन्वेषण का भी कार्य कर रहा है। डी हैं ऐसे अतिरिक्त कार्य जो राज्य सरकार सौंपे या नियम द्वारा इसे सौंपा जाए, ये आपका कार्य और शक्ति समाप्त हो गई। खंड 3 आपका, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेंगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो। यानी कि राज्य सरकार चाहे तो इस अधिकारी को पुलिस अधिकारी की पावर क्या कर सकती हैं? दे सकती हैं। तो पुलिस अधिकारी का कौन कौन पावर दे सकती हैं? एक अन्वेषण का पावर दे सकती हैं कि तुम ही अपराधों का क्या करो, इन्वेस्टिगेशन। गिरफ्तारी के अधिकार का पावर दे सकते हैं कि जो लोग दहेज दें लें उनको क्या करो, तुम रिपोर्ट भेजो न्यायालय में। लेकिन ये कब ये करेगा? जब कौन इसको ये शक्ति प्रदान कर दे? राज्य सरकार। बहुत कम चांस है, यहाँ से थोड़ा बहुत पूछ सकता है अधिकारी कौन नियुक्त करता है क्या शक्तियाँ।
चौथा खंड देखिए, राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के तहत बनाए अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन में सलाह देने के लिए और सहायता के लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कर सकेगी। आपका और इसमें कितने लोग होंगे? 5 से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिसमें से कम 2 महिलाएं होंगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की जा सकेगी? स्टेट गवर्नमेंट। एडवाइजरी बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, क्या होता है? तो सहयोग करना, सलाह देना। किसको सलाह देगा? राज्य सरकार को कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी को? तो किसको सहायता और सलाह के लिए राज्य सरकार एडवाइजरी बोर्ड नियुक्त करेगी? फिर एक बार देखें, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सहायता और सलाह के लिए राज्य सरकार क्या नियुक्त कर सकती है? एडवाइजरी बोर्ड। अगला क्वेश्चन, एडवाइजरी बोर्ड में कम माने कितनी संख्या होगी लोगों की? 5 होगी। किसे नियुक्त किया जाएगा? सोशल वर्कर को। अब महिला पूछ सकती है कि 5 में से कम कितनी महिलाओं का होना आवश्यक है? 2। लिखवाते समय इसको अलग अलग हम लिखवा देंगे। फिर एक बार देखिए, क्वेश्चन बन सकता है, एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना कौन करेगी? राज्य सरकार। किसको ये सहायता सलाह देंगे? दहेज प्रतिषेध अधिकारी को। कितने लोगों से मिलकर ये बोर्ड बनेगा? 5। इनमें कौन नियुक्त इसमें किए जाएंगे? सरकारी कर्मचारी की सामाजिक कार्यकर्ता। और 5 में से कम कितने महिलाएं होंगी? 2। समाप्त हो गया। अब आइए सेक्शन 9 और 10, 2 ही सेक्शन बचे हैं। धारा 9 और 10 में आपका रूल बनाने का पावर दिया गया है, यानी कि आपका कह सकते हैं कि धारा 9, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय सरकार किस धारा के तहत नियम बना सकती है? 9। और यही क्वेश्चन अगर राज्य सरकार दे दे तो 10। फिर एक बार याद रखिए, पहला क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार किस मने धारा के तहत नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? 9। और राज्य सरकार को 10। तो अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, दोनों। इनमें से कोई नहीं तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। नहीं, दोनों है। नहीं, 10 में भी है। नहीं, फिर एक बार देखिए आपका, फिर एक बार देखिए भाई, आपका धारा 9 में आपका केंद्र सरकार नियम बनाती है और धारा 10 में राज्य सरकार। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि इस अधिनियम के तहत नियम कौन बना सकती है, तो केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार। केंद्र सरकार के लिए हेडिंग्स बना जाइए, अंदर से पूछा जा रहा है। केंद्र सरकार के लिए सेक्शन 9 और राज्य सरकार के लिए सेक्शन 10। पहला नियम याद रखना है। अब जहाँ जहाँ रूल के बारे में प्रावधान है, आपका कर्तव्य है कि धारा 9 और 10 पढ़ने से पहले कोरिलेट करिए। तो हम कोरिलेट करना शुरू करते हैं और एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस यहाँ है। पहला तो अनुच्छेद 13(3)(a) पढ़िएगा, फिर हम बता दें कि जो भी रूल या नियम बनाए जाते हैं, क्या वह ला माने जाएंगे कि नहीं, विधि माना जाएगा कि नहीं। तो नियम भी विधि है, कानून का बल रखता है। अब दूसरा क्वेश्चन आइए, क्या कोई ऐसा नियम बनाया जा सकता है जो हमारे मूल अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो? तो नहीं बनाया जा सकता। अगर बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे नियमों को रद्द करने का क्या रखता है? क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 13(3)(a) में विधि की परिभाषा में जो 8 शब्द दिए गए हैं, उसमें नियम को भी समाहित किया गया।
अब अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बना है कि राष्ट्रपति लोक सेवकों के लिए और राज्यपाल राज्य के लोक सेवकों के लिए नियम किस अनुच्छेद के तहत बनाता है, ये आपका पूछा गया है। तो आप जब भी कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं, जैसे कि अब थोड़ा जे का देखिए और थोड़ा दिमाग लगाइए वहीं कि भाई राज्यपाल के इसके अनुसार ये किया गया। तो जब भी आप देखेंगे सिलेबस चेंज होता है, कोई बात होती है आपका नियुक्ति के लिए, तो ऊपर एक अनुच्छेद लिखा रहता है 309। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल लोक सेवकों के लिए नियम किस अनुच्छेद के तहत बनाते हैं? 309। एक बार जब आप देखिएगा नए नियम तो ऊपर एक बार एक 309 अनुच्छेद को ध्यान में रखिएगा, यानी कि आर्टिकल 309। जैसे जो जे में संशोधन हुआ उसमें भी लिखा रहेगा। जो बिहार एपीओ का सिलेबस चेंज हुआ, तो आप जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं तो ऊपर की तो बातें एक बार देखिए कि कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल ने लोक सेवकों के लिए क्या बना दिया है। अब दूसरा ये उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अपने लिए नियम बनाता है, तो वह अनुच्छेद 145 है। हाई कोर्ट पूछे तो संविधान का अनुच्छेद 227। फिर एक बार याद रखिए सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रूल बनाता है, तो आपका 145। हाई कोर्ट पूछ ले तो 227। फिर हाई कोर्ट सीपीसी की धारा के तहत नियम बनाता है 122 और 125। सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट नियम बनाता है 477 के तहत। सीपीसी में आपका ये जो नियम होंगे इन्हीं को प्रेस्क्राइब्ड कहा जाता है। तो 2 बार क्वेश्चन सीपीसी में आया है कि विहित या प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ। तो विहित का मतलब ये हुआ नियमों द्वारा विहित, यानी कि जो ये रूल बनाए जाते हैं लीगल भाषा में याद रखिए इसे हम क्या कहते हैं। इंग्लिश वर्जन भी याद रखिएगा 2 बार जे में आया है प्रेस्क्राइब्ड या विहित। विहित की परिभाषा सीपीसी में जाकर पूछा है तो 216। अगर सीआरपीसी में पूछ दे तो 2T। यही प्री के लिए 7-8 क्वेश्चन आपका डावरी एक्ट के साथ तैयार हो गया। अब कितनी आपके पास क्षमता है पकड़ने की क्वेश्चन अब आप जानिए। लेकिन आपका ये कोई कहे कि सर कम बताते हैं तो सर इतना बता देते हैं कि आप उतना ही तो तैयार रखिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आप किताब न पढ़िए, गाइड न पढ़िए, केवल लेक्चर को कवर करिए। इससे बड़ा किताब गाइड नहीं हो सकती। और एक लेक्चर में आप देखिए कोरिलेशन इस समय अच्छा चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। एक धारा पर 5-6 क्वेश्चन तो हम एक्स्ट्रा निकाल ही रहे हैं। अब देखिए आपका धारा 9 देखिए अब डावरी एक्ट की। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकती है। तो तुरंत दिमाग बैठाना चाहिए, क्या केंद्रीय सरकार ने इस धारा का प्रयोग करते हुए क्या कोई नियम बनाया है कि नहीं? बनाया है। और वह नियम आगे हैं दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची नियम 1985। तो हो सकता है क्वेश्चन नया बन जाए कि धारा 9 का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने किस सन में नियम बनाया है। तो क्या मारेंगे 1985 में। नियम का नाम क्या है? तो आपका दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची नियम 1985। ये नियम बनाया है किस सेक्शन का सहारा लेते हुए? आपका सेक्शन 9 का ही सहारा लेते हुए। आपका अगला देखिए विशिष्टता और पुरोगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातें निर्धारित हो सकती हैं। वह प्रारूप
जिसमें और वह रीति जिससे और ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा धारा 3 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट भेंटों की सूची रखी जाएंगी। तो वहीं तो सूची बनाई है 1985 में केंद्र सरकार ने कि कौन कौन आप दहेज देंगे और उन दहेजों को लिस्ट में क्या करिए रखिए। इस अधिनियम के प्रशासन की बाबत नीति और कार्यवाही के लिए बेहतर समन्वय कैसे किया जाए, इसके लिए नियम। अब समस्या ये आई कि जब भी नियम बनाया जाए तो दूसरा नियम याद रखिए, वह संसद के पटल पर रखा जाएगा। तो कितने दिनों के लिए रखा जाएगा वो याद रखिए, कितने दिन, जहाँ भी रहेगा हमेशा याद रखिए कितने दिन के लिए, 30 दिन। संसद चाहे तो उन नियमों को रद्द कर दे या मान ले। अगर संसद ने उन नियमों को रद्द कर दिया तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नियम क्या हो जाएगा, समाप्त। और नहीं रद्द किया तो वह मान्य होगा। ये कौन कहाँ हम बता चुके हैं, 9 लास्ट धारा। ये राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, तो राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। इस आपका अधिनियम को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए तो नियम आपका दहेज प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा धारा 8B की उपधारा 2 के अधीन पालन किए जाने वाले अतिरिक्त आपका कार्यों के लिए और वे परिसीमाएं और शर्तें जिसके अधीन रहते हुए दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा धारा 8 की उपधारा 3 के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेंगे। और ये आपका विधानसभा में रखा जाएगा। और कितने दिन के लिए रखा जाएगा, भले न नियम दिया गया हो लेकिन नियम वही चलता है, कितने दिन के लिए। अब थोड़ा अंतर क्या है, अब अंतर पूछ सकता है टेक्निकल क्वेश्चन लास्ट में कि भाई केंद्र सरकार भी नियम बना रही है, राज्य सरकार भी, तो केंद्र सरकार किसके लिए नियम बनाएगी। तो इस अधिनियम को अच्छे ढंग से लागू किया जाए, मैंने एक्टिव किया जाए, समन्वय बना रहे। और जो उपहार लिए दिए जाते हैं, आप एक सूची बना सकती हैं कि उपहार आपने कितना विवाह के समय दिया लिया, इस लिस्ट में क्या करिए आप रखिए। तो राज्य सरकार किसके लिए नियम बनाएगी, सबके लिए नहीं। जो धारा 8B में दहेज प्रतिषेध अधिकारी था उसी के लिए केवल और केवल नियम बना सकती है। यानी कि नियम बनाने का ज़्यादा पावर केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार केवल की धारा को लागू कराने के लिए अच्छे से नियम बना सकती हैं, 8B। बताइए पावर किसको मिल गया, केंद्र सरकार को ज़्यादा कि राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार तो सबके लिए बना सकती है, लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिकारी के लिए केवल कौन बना सकता है, राज्य सरकार। दहेज प्रतिषेध अधिकारी किस धारा में है, 8 में। कौन नियुक्त करता है, राज्य सरकार। दहेज लेने और देने को रोकने, लोगों को जागरूक करने इत्यादि का कार्य किसका है। क्या पुलिस की शक्तियां दी जा सकती हैं कि नहीं। इसकी सहायता के लिए एडवाइजरी बोर्ड कौन बना सकती है, राज्य सरकार। एडवाइजरी बोर्ड में कितने लोग, 5। कम से कम कितनी महिलाएं, 2। याद तो कर लिया, अब क्या चाहिए। अब घर पर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लिखवा जाएगा। लिखवाते समय 1-2 केस महत्वपूर्ण है लीडिंग, उसको हम छांट ले रहे हैं और केस 3-4 आपका अच्छे अच्छे लिखवा दिया जाएगा। इस प्रकार डाउरी एक्ट भी बहुत लंबा चल गया। वैसे भाई लंबा इसलिए चला गया कि कंपटीशन में एक एक छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो कल का शेड्यूल भाई पहले जूरिस्प्रूडेंस चलेगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और फिर पास्पोस एक्ट लगाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नोट्स आप आते ही पहले ले लीजिएगा। यानी कि नोट्स कितने लोगों को चाहिए भाई, उतना करवाया जाए फोटो स्टेट। यानी कि 15 कम से कम करवाते हैं।